हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, मेरा आज का ये था कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि यार एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसमें किसी का अगर कोई नॉलेज नहीं हो तो उसको एक प्रोसेस समझ में आ जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और किस हायरार्की में जाना चाहिए जिससे कि हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकें। कॉमन मैन जिसको कोई नॉलेज नहीं है उसको स्टॉक मार्केट पे कैसे वर्किंग करनी है, कैसे स्टार्ट करना चीजें, बिल्कुल इनके बारे में मतलब हम यही मान के चलेंगे कि आज कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको एकदम जीरो से कैसे उसको ऊपर तक जाना है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत होती है जानने की, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि एक पर्सन है जिसको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी, नाम तो सुना है, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? सर सबसे पहले तो उसको एक रिसर्च करनी होगी। रिसर्च मतलब कि एक नॉर्मल नॉलेज लेना होगा कि ये बाजार में काम कैसे होता है और चीजें क्या होता क्या है। प्रैक्टिकली हम जाने के पहले एक बार थियोरेटिकली है ये चीजें हम समझें कि अकाउंट कहाँ खुलता है जी, उसके बाद काम कैसे होता है, ब्रोकरेज क्या कहलाती है। क्योंकि ये सिर्फ सोच लेना कि यहाँ स्टॉक मार्केट में काम करना है हमको, वो ना कि आंख बंद करके कूद जाना कुएं वाला काम हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर लॉस ज्यादा होते हैं सर, प्रॉफिट कम है। कुछ एजुकेटेड लोग या फिर जिनको नॉलेज है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, पर लॉस में भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर अधूरा ज्ञान या फिर ज्ञान ना होने के कारण नुकसान पे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आपने बोला ना कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस ही होते हैं, प्रॉफिट कम होते हैं। तो आज ये भी एक डिस्कस करेंगे हम कि जिसमें लॉस क्यों होता है ज्यादा और उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पर्सन जिसको कुछ नहीं आता है और उसने अभी स्टार्ट नहीं किया, अगर उसको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की जो जरूरत पड़ेगी उसको एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। हमने वीडियो बनाया है, बिल्कुल बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस क्या होता है आज मैं आपको एक प्रोसेस बस बता रहा हूँ, बाकी वीडियो आप पूरा पीछे का देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में दिया हुआ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो सर सबसे पहले तो एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। डीमैट अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा, कैसे होगा? डीमैट अकाउंट सर ब्रोकर के यहाँ पर ओपन होगा। ब्रोकर कौन होता है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, तो वो पता चल जाएगा। हाँ, पर डीमैट अकाउंट क्या है, ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिनके थ्रू हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हम चाहें कि नहीं मैं डायरेक्ट एनएससी चला जाऊं या बीएससी चला जाऊं, मेरा अकाउंट खोल दीजिए, तो वो प्रोसेस नहीं है। वहां पे जाने के लिए एक मीडिएटर है, उस मीडिएटर को ब्रोकर कहा जाता है। उनके यहाँ पर अकाउंट खुलवाना है हमको। अब ये बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर भी ये सुविधाएं दे रहे हैं, एसबीआई भी दे रहा है, यूको बैंक भी दे रहा है, लगभग सभी बैंक डीमैट अकाउंट के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ब्रोकर कहाँ ढूंढूं, तो आपका जो लोकल बैंक है जहाँ आपका डीमैट आपका सेविंग अकाउंट है वहां भी आप उसको बोल सकते हैं। तो वो नॉर्मल सी बात है कि आप गूगल में अगर फ्री अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करने, हाँ वो प्रोसेस भी बहुत आसान है। 1000 कंपनी आ जाएंगी। फिर भी मैं और आसान चीजें बताया आपको कि आप अपने बैंक में भी कर सकते हैं। थोड़ा ब्रोकरेज के अंतर आता है, बैंकिंग मेरे ख्याल से थोड़ा कॉस्टली रहती है, ब्रोकरेज ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उनका मेन पर्पस नहीं रहता, वो एडिशनली बिजनेस है उनका। बिल्कुल, जो एकदम ब्रोकरेज में डील करते हैं वो ब्रोकरेज भी कम रहते हैं, सुविधाएं भी ज्यादा देते हैं, इन चीजों का अंतर आ जाता है, ये सर्विस पार्ट हो जाता है। ऐसा करें क्या कि स्टार्ट थोड़ा सा और पीछे चल जाते हैं, मतलब मेरा कहने मतलब इसको पहले समझते हैं, फिर अब आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन जो शेयर के बारे में आप सुनते हो ना, अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम एनएससी और बीएससी जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज केवल 2 ही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर अभी हम मेजर उनको समझेंगे जो नेशनल वाइड सारी चीजें जो करते हैं। तो हम स्टॉक एक्सचेंज 2 लेके चलते हैं कि एनएससी और बीएससी, ठीक है। कोई कंपनी जो अगर वो चाहती है कि मेरे कंपनी में कोई इन्वेस्ट करे, तो पहले तो सबसे पहले क्या कर सकता है, अपने फैमिली परिवार से सेविंग से यहाँ से कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मैं उसको और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करूँ, चीजें करूँ, तो वो क्या कर सकती है कि किसी से बैंक से लोन ले सकती है, यहाँ से लोन ले सकती है। उसके अगर वो उसको पूरा पब्लिक से पैसे लेने हैं तो उसके पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपने कंपनी बनाइए, कंपनी को एनएससी और बीएससी दोनों में या फिर किसी एक में आप अपना रजिस्टर्ड करवा दीजिए। जैसे वहां पर रजिस्टर्ड होगा तो जितने भी पब्लिक है वो आसानी से आप उनके शेयर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ और ये सब जो आते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे एक बार वहां पे एनएससी और बीएससी में लिस्टिंग हो गई, तो जिस किसी के पास भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है
वो इजीली ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू, जो उनका ऐप दिया है, जिस भी ब्रोकर के पास उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है, उस ऐप के थ्रू इजीली उस कंपनी को फाइंड करके उनके शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी हम लोग समझे, सबसे पहले तो हम लोग की आप ये चीजें हैं जो यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का शेयर जो लिस्टिंग है उनको खरीद सकते हैं, उनको हम खरीद बेच सकते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी का, प्राइवेट कंपनियों के शेयर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी पहली बात कि वो लिस्टिंग ही नहीं करवा सकती है, क्योंकि जब वो कंपनी जब कंपनी अपने शेयर को लिस्टिंग करवाने जाएगी ना, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला यही होता है कि पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, कि आपको पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी को बहुत सारे लोग पहचान भी नहीं पाते सर, मतलब वो कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो उनको भी जरा कह सकते हैं जिनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा होता, लिमिटेड वर्ड यूज होता है। जिस कंपनी इधर लिमिटेड बाई शेयर और लिमिटेड, मतलब लिमिटेड, प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी, वो लिमिटेड वर्ड यूज होता है। लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसमें लास्ट में लिमिटेड या एलटीडी लिखा होगा, प्राइवेट या पीवीटी नहीं लिखा होगा। अगर एलटीडी या लिमिटेड लिखा हुआ है पूरा, तो समझ जाइए वो लिमिटेड कंपनी है, यानी कि वो पब्लिक कंपनी है। और अगर आपके कंपनी के नाम में अगर पीवीटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, तो समझ जाइए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक का मतलब है सर यहाँ पर पब्लिक की भागीदारी है, शेयर्स भागीदारी। हाँ, मतलब एक प्राइवेट ग्रुप, मतलब ये कहा है कि लिमिटेड नंबर मेंबर्स का जो ग्रुप रहता है वो प्राइवेट में काम करता है। अगर एक स्पेसिफाइड कंपनी एक्ट के अनुसार कुछ नंबर है, उसको अगर अपने क्रॉस कर जाते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में 50 की लिमिट है, हाँ। उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं तो कंपलसरी पब्लिक कंपनी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यार एक प्राइवेट जो ग्रुप है वो 50 से ज्यादा है तो फिर वो पब्लिक ही हो गया, पब्लिक ही होगी। एग्जैक्टली। फिर उनके डायरेक्टर, उनके आरओसी, बहुत सारी चीजें हो तो जाती वो हैं। हमारे कंपनी एक्ट में नहीं जाते हैं, कंपनी एक्ट का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उधर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकती है, केवल लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवा देती है। और एक बार रजिस्टर्ड हो गई, उनकी लिस्टिंग हो गई एनएससी या बीएससी में, तो आपके पास अगर डीमैट है तो आप इजिली उसको शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जनरली कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसके बिना नहीं हो सकता है, वो है आपका पैन कार्ड। विदाउट पैन कार्ड आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो एक पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप जैसे पैन कार्ड का हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर आपका हो गया जो आप साइन करते हैं, ध्यान रखें सिग्नेचर आपका वही वैलिड होगा जो पैन कार्ड में आपने डाला है, वही पैन कार्ड का सिग्नेचर आपका होना चाहिए। प्लस एक और चीज जिसको सबको नहीं पता होता है, वो क्या, मतलब जनरली लोगों को पता है पर सभी को नहीं पता होता है, हम बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। जिसे इनकम प्रूफ मांगते हैं, Okay. तो इनकम प्रूफ में सर सभी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकम प्रूफ केवल उन्हीं को रिक्वायरमेंट होगी जिनको कैश छोड़कर डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एमसीएक्स, इन पे काम करना है। एग्जैक्टली। ओके। कैश मतलब इक्विटी में काम है। इक्विटी को छोड़कर अगर आप किसी भी, चाहे वो डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन हो गया, एमसीएक्स एनसीडीएक्स हो गया, या फिर करेंसी हो गया, इन पे अगर आप काम करना है डेरिवेटिव में, तो ही आपका स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और इनकम प्रूफ को जनरली 2-3 चीजों से ले सकते हैं। एक तो सबसे पहला हो गया आपका आईटीआर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। सैलरी स्लिप हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, प्रीवियस 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीजें अभी नहीं करना है, मेरे को इस पर ट्रेड नहीं करनी है, तो आप आसानी से इसको स्किप करके कीजिए और केवल अपने अकाउंट प्रूफ दे दीजिए। अकाउंट प्रूफ जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नाम, ये प्रॉपर तरीके से हो, बैंक का नाम ये लिखा हो, एक ऐसा फोटो दे दीजिए, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सर ओपन होने में कितना टाइम लगता है? सर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब तो आप कोई एक दिन भी ले सकता है और 1 घंटे में भी ओपन हो सकता है। 1 घंटे में जनरली वो 5 से 10 मिनट में ये प्रोसेस हो जाती है। डिजिटल हो गया है, पहले तो एकदम ऑफलाइन प्रोसेस थी, बहुत 30-40 साइन करो, हाँ, डीमैट अकाउंट अलग, ट्रेडिंग अलग खुल रहा है, बहुत प्रोसेस, मतलब 2-2 फॉर्म बुकलेट होती थी। अब नहीं है, अब तो डिजिटलाइजेशन है। वो क्या है, एक बार आपने साइन अपलोड कर दिया तो जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है सब जगह पे अटैच कर देते हैं, तो अब ये चीजें प्रोसेस बहुत इजी हो गई है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप ये चीजें हो जाती तो आपका एक क्लाइंट कोड मिलता है, आईडी जिसको हम कहते हैं, और एक पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू से आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद उसमें आप फंड ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको फंड ऐड करना है। सर एक कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि जैसे मेरा डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया, ओके, तो क्या वो मेरा पैसे निकाल सकता है?
नहीं निकाल सकता सर, नहीं निकाल सकता है, क्योंकि आप ना आपके डीमेट अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, बैंक अकाउंट जो कि ऑथेंटिकेट होता है और आपके पहले प्रूफ के साथ, मतलब आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी से और रजिस्टर्ड बैंक, उसी अकाउंट्स के थ्रू पैसा जमा होगा। हाँ। उसी अकाउंट में पैसा विड्रॉल होगा। सर एक इसमें ना एक गलत चीज होता था पहले ये होता, जैसे आपका डीमेट अकाउंट है ना, हाँ, पैसा कि विड्रॉल तो आप ही के अकाउंट में होता आप था। पैसा जमा कहीं से भी हो जाता था, जमा किसी से भी हो जाता था। और ये एक सबसे बड़ा एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता था, जो पहले शायद कुछ लोग करते हैं उनके मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये एक प्रोसेस हो सकता था। पर अब जो हो गया ये हो गया, अगर अब वो रजिस्टर्ड से ही होता है सर। यूपीआई करें आप या कुछ भी करें, जो बैंक आपने रजिस्टर्ड है, जो भी बैंक डिटेल्स आपने दी है ना, उसी के, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, आईएमपीएस हो या फिर यूपीआई हो, या जिस भी तरीके से करो, उसी बैंक से ही जाएगा। कैश डिपॉजिट नहीं होती है, बिल्कुल, क्योंकि अगेन वही मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। कैश डिपॉजिट हो गया ना, तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में कोई भी कैश अपना डाल देगा। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग बोल रहे हैं, इसका हम लोग अलग से एक बार लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग होता है क्या, ये थोड़ा अलग प्रोसेस है। बिल्कुल सर, सीधी समझ लीजिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, छोड़ दो उसको। तो सर ये तो हो गया, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। अब ये कंफ्यूजन, अब यहाँ से थोड़ा सा, डीमेट अकाउंट तो हो गया, उनको आईडी पासवर्ड मिल गया, ठीक है। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद उनको तो 1000 चीजें दिख रही है वहां पे। अब वो उनमें से क्या करना चाहिए और कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या चीजें देखना चाहिए, सेगमेंट क्या होते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर सेगमेंट क्या होते हैं। हाँ सर, देखिए पहले तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए होता क्या है कि अभी सारे जितने भी ब्रोकर हैं, हाँ। सबके एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, हम भी बता रहे हैं लोगों को बिल्कुल कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या क्या है। आने वाले समय हम सॉफ्टवेयर चलाना भी बताएंगे चीज़ों को। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि पहले अपन को जब चीज़ें समझ में ना, क्योंकि नेट बैंकिंग चलाना और डीमेट अकाउंट का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चलाने में बहुत अंतर है। और वहां पर एकदम टेक्निकली लैंग्वेज यूज हो रही है, ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, बाय, ब्रैकेट, है ना, एनएससी, एफएनडो, सब कुछ टेक्निकली चलता है। तो चीजें सिलेक्ट करना, क्योंकि एक्सपायरी होती है, चीजें होती हैं, किस एक्सपायरी में काम, एक ही चीज की वीकली एक्सपायरी जा रही है। मतलब कोई 22,000 चल रहा है, तो वो इस गुरुवार कोई 22,000 है, अगले गुरुवार कोई 22,000 है, अगले गुरुवार कोई 22,000। समझिएगा, इसको समझना कि जैसे एसबीआई है ना, एसबीआई शेयर अभी सभी लोग समझते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है। एक शेयर जिसको बताऊंगा, जिसको आप बाय कीजिए, और आप नहीं, आपके बच्चे के बच्चे, वो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और उसी एसबीआई का एक और सेगमेंट बताऊंगा जिसमें आप नहीं होल्ड कर सकते। उसके क्राइटेरिया है, उसके लिमिटेशन है, 3 महीने के अंदर उसका एक्सपायर हो जाएगा। उसमें डेट पहले से पता है, इतने महीने के अंदर, हार्डली वो मैक्स 3 महीने जा सकती है, 3 महीने से ज्यादा नहीं जाएगी, और वो एक्सपायर ही होना है। एक और तरीका बताऊंगा जो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही आपका एक्सपायर हो सकता है, या फिर ऐसा भी। तो सर सेगमेंट वाली चीजें, ये जो सेगमेंट है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। आप एक ही चीज को लेके बैठे हो और हजारों महीने में, और वो एक दिन में भी उतने का रिटर्न या उतने का लॉस हो सकती है, हो सकता है सर। तो सबसे पहले नॉलेज जानते हैं सर। अगर एनएससी के सेगमेंट की बात करें, नाम बस बताइएगा, उसके बेसिक चीजें बात करेंगे। अगर एनएससी के सेगमेंट की बात करें तो एनएससी में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? हाँ सर, फ्यूचर ऊपर से चालू कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। इस पर डॉक्यूमेंट लगते हैं, इनकम प्रूफ लगता है। हाँ, ये जो आपने बेसिक बताया, जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा। और हाँ ठीक है, मतलब सीखने के हिसाब से अगर हम नए इन्वेस्टर हैं, नए ट्रेडर हैं, तो हमको कैश मार्केट से कम चलना चाहिए, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी या कैश दोनों सेम, एक ही चीज है। हाँ। फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, करेंसी है, कमोडिटी मार्केट है, एमसीएक्स बोलते हैं यहाँ पे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सारी चीजों में काम होता है। सबसे पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसको ना स्लो कर लेते हैं, क्योंकि लोग नहीं ज्यादा कंफ्यूज ना हो। 3 सेगमेंट हम लोग समझते हैं। ओके। पहले हम इक्विटी, जिसको कैश हम कहते हैं, और दूसरा हो गया फ्यूचर, और तीसरा हो गया ऑप्शन। ओके। अगर मेजर अगर आपसे डिफरेंस पूछें कि कैश, फ्यूचर, ऑप्शन में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो एक पॉइंट के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही समझ में आता है कि कैश वो सेगमेंट है जिसमें आप बाय करके लाइफ टाइम, मतलब जिस कंपनी जब तक है उसकी लाइफ, अपनी लाइफ में, उसके लाइफ टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक कंपनी वैलिड है, जब तक कंपनी चल रही है, ठीक है। बट यही चीजें अगर फ्यूचर ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करते हैं, उस पर हम बाय करते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन है, उसी लिमिट के हिसाब से एक्सपायरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, और उतने दिनों में के अंदर आपको उसको एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो इक्विटी में मिनिमम क्वांटिटी हम सिंगल एक शेयर को भी बाय और सेल कर सकते हैं। बट यही चीज अगर फ्यूचर ऑप्शन में हम करते हैं तो वहां पे लॉट चलता है, लॉट साइज।
और लॉट साइज कंपनी डिसाइड करती है जितने का है, उसमें मिनिमम एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा। एक लॉट में हो सकता है 20 शेयर, मल्टीप्लिकेशन में रहता है। मल्टीप्लिकेशन 25 शेयर हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ सिंगल शेयर में ट्रेड होती है, वहाँ पे लॉट साइज से होती है। कैश में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, जिसकी एक्सपायरी होती है, इसमें एक्सपायरी नहीं होती है, ठीक है। उसका इन्वेस्टमेंट का भी जो है ना, इन्वेस्टमेंट का बहुत अलग अलग है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसमें? कैश में। पर कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग बोलेंगे फ्यूचर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, फ्यूचर में नहीं होता है। उसका रीजन दो रीजन है। पहली चीज, आप फ्यूचर में वो कैलकुलेट कर रहे हो लॉट साइज के हिसाब से, अगर उसको सिंगल शेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट उसमें कम लगता है, क्योंकि फ्यूचर में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, उसको 10 से 20% ही लगता है। पर 20% ही मार्जिन लग रहा है। कैश में एक्चुअल अमाउंट से होती है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से होता है। कैश में भी सर ना बहुत सारी कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी, जो इसको नहीं करना चाहिए, देना नहीं चाहिए, पर वो लोग पहले तो बहुत ज्यादा देते थे, बीच में बंद कर दिया। बहुत सारी कंपनी सर एक समय ऐसा था, मतलब 40 टाइम 50 टाइम भी लिमिट दी जाती थी, 50, 60, 70 टाइम। मतलब आपके पास 1000 रुपए अकाउंट में है और आप 70,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने का इंट्राडे में ये लिमिट मिलती थी। इंट्राडे में ये लिमिट मिलती थी। अभी हम उस पर बात करेंगे इंट्राडे और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम इसको समझ लेते हैं, लिमिट क्या होती है। लिमिट ये होती है जो केवल और केवल कैश सेगमेंट में दिया जाता है। लिमिट का मतलब सिंपल से है कि अभी आपके पास अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और अगर मैंने बोला 2 टाइम्स का लिमिट है, मतलब आप 10,000 का माल नहीं, 20,000 का माल आप बाय और सेल कर सकते हैं। एक्चुअल में आपका 10,000 का, पर 20,000 का माल आप बाय और सेल कर सकते हो। पर यही अगर आपको 10 टाइम्स का दे दिया, मतलब आप 1 लाख का माल बाय और सेल कर सकते हो। ये लिमिट जो होती है ये केवल कैश सेगमेंट में दिया जाता है। कैश सेगमेंट में भी इंट्राडे। अब ये इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इसको एग्जांपल दूं सर, सबसे अच्छी चीज। इंटरसिटी का नाम सुना आपने? ट्रेन, उसका नाम पता है इंटरसिटी क्यों है? क्योंकि वो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाती है। लोकल लैंग्वेज, हम इसकी टेक्निकल नहीं जा रहे, नॉर्मल समझने की बात कर रहे हैं। इंटरसिटी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही है। अगर सोचो वो एक ही सिटी में घूम रही होती तो उसको हम इंट्रा सिटी कहते हैं, सिटी बस इंट्रा सिटी कहते हैं। उससे इंट्राडे मतलब सेम डे किसी भी ट्रांजेक्शंस को, किसी भी बाइंग सेलिंग, अगर दोनों प्रोसेस सेम डे किया जाए तो उसे हम इंट्राडे कहते हैं। मतलब बाजार ओपन हुआ सर, तब हमने खरीदा या बेचा, जो भी कुछ भी किया हो, बाजार बंद होने के पहले उसको खरीदो बेच करके, कुछ भी। अगर आपने पहले बाय किया है तो क्लोज होने से पहले आप उसको सेल कर देते हैं, और अगर आपने पहले सेल किया है तो क्लोज होने से पहले बाय कर देते हैं। ये दोनों प्रोसेस अगर आपका सेम डे पे होता है तो उसे मानते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। पहला इसमें भी ट्रेडिंग करने के पैटर्न्स कुछ चीजें होते हैं, जैसे इंट्राडे हो गया, बीटीएसटी हो गया। बीटीएसटी को हम कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे आज खरीदा और कल बेच दिया, इसमें लिमिट ज्यादा नहीं मिलती, ठीक है। इंट्राडे पे ही लिमिट मिलती है। इंट्राडे हो गया, बीटीएसटी हो गया, एसटीबीटी हो गया। एसटीबीटी को कहते हैं सेल टुडे बाय टुमारो। शॉर्ट टर्म हो गया, जिसको हम 10 से 15 दिन 7 दिन का अगर होल्डिंग पे अगर हम बाय सेल कर रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। फिर उसी तरह लॉन्ग टर्म हो गया, जिसको हम पोजिशनल भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो बेसिकली ये एक पैटर्न है काम करने का। इनके पैटर्न, इसका नाम इसीलिए ताकि उससे हम समझ पाए कि आप किस तरह का ट्रेड करना, मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास। आप फ्यूचर में काम करना चाह रहे हो, ऑप्शंस में काम करना चाह रहे हो, कैश में काम करना चाह रहे हो, इंट्राडे करना चाह रहे हो, फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हो, बीटीएसटी करना चाह रहे हो, लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो इन ऑप्शंस को समझने के लिए आपको बारीकी से एक एक करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे हमने बहुत सारी वीडियो बनाया है जिसमें हम एक टॉपिक पकड़े। आज हम केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें करना है। आप चिंता ना करें, इनके हर एक चीज का हम लोग इंडिविजुअली भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लाइव स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, किस तरह से आपको देखा जाता है, सारी चीजें। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको बता दूं कि सर हम आप लोगों को, जो हमारे साथ आप जुड़े हैं, हम किसी भी तरह का आपको कॉल या लेवल ट्रेड करने की नहीं देंगे। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। हम आपको केवल और केवल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे नॉलेज शेयर करेंगे, जिससे आप समझेंगे। हम कोई भी रिकमेंड नहीं करेंगे कौन से शेयर को बाय करना है, कौन सा सेल करना है, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन कर लेंगे, ये आप खुद से करेंगे, ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है तो कर भी लेंगे। तो सर एक चीज समझ में आ गया पैटर्न की, किस किस तरीके से ट्रेड की जाती है, पैटर्न हो गया, कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। ठीक है, सेगमेंट हो गया हमारा, समझ में आ गया। बिल्कुल सर। कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी एक और होता है, ये हो गया शेयर मार्केट का। उसी तरह का कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जिसको कहते हैं। दूसरा होता है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज।
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एनसीडीएक्स। अब ये एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में किस तरह का सेगमेंट होते हैं सर? सर एनसीडीएक्स में बेसिकली एग्री के प्रोडक्ट ज़्यादा आते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस पे है कमोडिटी का, आप समझिए कि एमसीएक्स कमोडिटी और शेयर्स में ना बहुत बड़ा अंतर है। शेयर्स का मतलब है किसी चीज़ का हिस्सा। सपोज मेरे पास एक किसी बजाज का एक शेयर है, तो वो मेरे पास किसी बहुत बड़ी चीज़ का एक पार्ट है। बिल्कुल। और कमोडिटी का मतलब ये है कि जो है वो संपूर्ण है। मतलब मैं अगर गोल्ड कह रहा हूँ 10 ग्राम लिया मैंने, तो वो कंप्लीट है। मतलब मैं उसको कहीं भी ले जाके उसको सेल आउट कर सकता हूँ, वो कंप्लीट है। मतलब गोल्ड की यूनिट अपने आप में संपूर्ण है, वो 100% है। शेयर्स और कमोडिटी में अंतर ये है। एग्जैक्टली, ये अंतर है। इसलिए कमोडिटी का मतलब ये होता है कि वस्तु, हिंदी में वस्तु कहते हैं, वस्तु, और वो हिस्सा किसी बड़ी वस्तु का एक छोटा सा पार्ट, एक पार्ट, अंश। और वो कमोडिटी का मतलब है कि कंप्लीट हिस्सा। तो इसलिए कमोडिटी, क्रूड ऑयल बैरल हम उसको नाप सकते हैं, मापा जा सकता है, चीजें हो सकती हैं। क्रूड ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीजें एमसीएक्स में आ रही हैं। जी, तो बेसिकली दो तरह का है, एक एमसीडीएक्स है, एनसीडीएक्स है। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स है। एमसीएक्स को 3 पार्ट में हम जानते हैं बेसिकली, बाकी सारे एक ही में। सबसे पहला होता है बुलियंस में जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इसको हम बुलियंस में मानते हैं। दूसरा होता है बेस मेटल में जैसे जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इनको हम बेस मेटल में डालते हैं। तीसरा होता है एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इनको हम एनर्जी में करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? एमसीएक्स में। इसके अलावा एनसीडीएक्स में जितने भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में सर धनिया, चना आ गया, बाजरा आ गया, कुछ सारे प्रोडक्ट है, हल्दी आ गया, कुछ भी चीजें, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने सब एनसीडीएक्स में होता है। और ये हो गया शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, और एक और होता है करेंसी मार्केट। करेंसी में 2 तरह का करेंसी है सर, एक डी फॉरेक्स और दूसरा है आई फॉरेक्स। डी फॉरेक्स का मतलब है डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज, और आई फॉरेक्स मतलब होता है इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली सर, अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूजन भी है, चलो ठीक है हम इसको बाद में वीडियो बनाएंगे, पर आप लोग जो ट्रेड करते हैं ना, जो करेंसी में, हम लोग ज्यादातर डी फॉरेक्स में ही काम करते हैं। बिल्कुल सर। 4 होते हैं सेगमेंट, वो हम बाद में आपको शेयर करेंगे। एक अभी हम लोग एक पॉइंट वाइज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज हमें समझ में आया है। ओके सर। अब हम लोग जो लेते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसमें यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो सर ये तो ठीक है, मतलब सेगमेंट तो हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या सर? इसके बाद हमें करना है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए सेगमेंट समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊँ, पहले अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है। प्रोसेस ऐसे फॉलो करते हैं कि डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। पहले एक अपना सिनेरियो समझना है कि हम एक इन्वेस्टर के थ्रू जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना है मुझे या ट्रेडिंग करना है मुझे। तो ये पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में बहुत अंतर है। अंतर ऐसे है सर, देखिए 2 तरीके होते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग होता है कि मैंने स्टडी किया हुआ है, सारी चीजें किया, सुबह से शाम तक जो आपने बताया भी इंट्राडे वर्किंग, और ये सब ट्रेडिंग का पार्ट है। सुबह मैंने खरीदा, शाम को बेचा, आज खरीदा, कल बेचा, 2 महीने होल्ड किया, 1 महीने होल्ड किया, ये सारे लॉन्ग टर्म होरिजन नहीं है हमारा। आप मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए हम वर्क कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि आज खरीद लिया, अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिलेगी मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं पर डे मार्केट खोल के नहीं देख रहा हूँ। मेरा सिनेरियो कि 20% 30%, ये कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई 2 साल 4 साल 10 साल के लिए पर्टिकुलर हर मंथ हर वीक मैंने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि ये शेयर मुझे खरीदना है, या कोई शेयर मैंने खरीद लिया आज की भाई 5 साल के लिए खरीदा, बेसिकली लंबे समय के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट है। तो पहले तो हमारा सिनेरियो कंफर्म होना चाहिए कि मुझे कहते हैं ट्रेडर बनना है, ये इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देता है सर। बेनिफिट है सर, उसमें नुकसान होने, लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, आप रखे रहो ना, मतलब कोई नुकसान नहीं। मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चीजें होगा ही, एक ना एक टाइम बाद बढ़ेगा, आप रखे रहो उसको। अब ज्यादा हो सके तो उसका हम लोग तरीका बताएंगे कैसे उसको सर। देखिए मैंने सीधा सा है कि हम अपने आसपास देखें। अब कोई भी चीज समझ लें अपन, कुछ प्रोडक्ट हम विदेशी कंपनियों के यूज करते हैं, कुछ हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लिमिटेड कंपनियों की यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है सर। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ रही है तो कंपनियों के शेयर्स के भाव क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे बिल्कुल। अरे सर एक और चीज बताऊं आपको, सबसे गैस जो 400 की आती थी वो 1100 की आ रही है ना। तो अब आप कहें इंडियन ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगे? ओएनजीसी क्यों नहीं बढ़ेगा? भाई बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा।
क्योंकि आपके रेट भी तो बढ़े ना, कंपनी के पास रेवेन्यू भी तो ज्यादा जा रहा है ना। और एक और फैक्ट बताता हूँ, जैसे आप किसी कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे ना, तो पहले 5 साल 7 साल तक स्टार्टिंग के, जैसे अगर मैं 2000, 2005, 2007, 2008 इनकी अगर देखूंगा, तो बहुत सारी कंपनी शेयर ना एकदम एक स्टैटिक चल रहा था, ऐसे चल रहा था, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा चल रहा है, सालों साल एक ही जैसा रेट चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस पता क्या था? पहले हर किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करती थी, हर कोई नॉलेजेबल नहीं हुआ करता था। आज हर किसी के पास सोशल मीडिया है, लोग नॉलेज है, हर कोई जानने लगा है कि यार केवल इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं है केवल प्रॉपर्टी और ये खरीदो। हर किसी को ये समझ में आने लगा है कि ये शेयर बाजार है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके कम समय में बिना किसी के परमिशन से, बिना किसी के अप्रूवल, हम किसी को ताम झाम करने नहीं है, एक बटन दबाया खरीदा, दूसरे बटन दबाया बेचा और पैसा अपने हाथ में। तो लोग ना अवेयर हो गए। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो जो फ्लैक्चुएशंस हैं उसके, जो मार्केट का मूवमेंट है वो तेजी हो गई है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, बस माइंड सेट करें कि आपको किस तरह का चीज़ें चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट चाहिए या फिर आपको चाहिए ऐसा कि मुझे थोड़ा लंबे समय के लिए हो पर अच्छा प्रॉफिट हो। अगर ये माइंडसेट है तो आप उसमें इन्वेस्टर बन सकते हैं। ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडर मतलब वो ट्रेडर, हम बेसिकली मार्केट में ट्रेडर हम उनको काउंट करते हैं जो अभी खरीदा तुरंत बेचा, मतलब वो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे वाले। इंट्राडे मतलब आज खरीदा आज बेचा, आज बेच दिया, कुछ खरीद लिया तुरंत। कुछ सिनेरियो में सर ये दोनों व्यक्ति दोनों चीजें हो सकती है। जब मैं जिसमें अपनी बात करूँ तो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। कुछ शेयर्स मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ओरिजिन के हिसाब से रखे हुए हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखे हुए हैं, कुछ इंट्राडे वर्किंग करते हैं। सर वो तो एक स्ट्रैटेजी है ना सर, आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते होंगे, पूरा पैसा तो लगाते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जैसे सिंपल से अगर कुछ नहीं आता हो ना, तो इतना आप मान के चलिए कि 5 से 10% आप ट्रेडर के लिए बन जाओ, बाकी 80-90% आप इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर में सर एक और चीज है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट फुल अमाउंट से होती है। बिल्कुल, उसमें लिमिट नहीं मिलती, मार्जिन नहीं मिलता। फ्यूचर ऑप्शन में नहीं कर सकते हैं, लिमिट कैश में ही करना पड़ेगा, आपको बाय ही करना पड़ेगा, सेल नहीं कर सकते हैं। ये एक सारी चीजें आ जाती है ना, तो उसमें तो फुल अमाउंट लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वर्ड ही है ना सर, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, पैसा पूरा लगाना। हाँ, अब तो इसलिए आपको सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि आपको एक पहले तय करना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना चाहते हैं इस मार्केट में, ट्रेडर के थ्रू या फिर इन्वेस्टर के थ्रू। अगर ये आपने क्लियर कर लिया कि मुझे ट्रेडर बनना है या फिर मुझे इन्वेस्टर बनना है, उसके बाद हम आपको रास्ते बताएंगे कि क्या ट्रेडर बनना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों नॉलेज होना चाहिए। दोनों में नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सर फिर उसके बाद आपको डीमेट अकाउंट एक ओपन कराना है। डीमेट अकाउंट आपके ब्रोकर के यहाँ पर, जो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ढेर सारे ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे। बहुत फ्लैट ब्रोकरेज जो आपके सुटेबल, जिसकी सर्विसेज अच्छा हो। बेसिकली ब्रोकरेज से ज्यादा सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज अगर मैं बोलूँ ना, एक बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों को कि सर इसमें 1 रुपये ज्यादा लग रहा है, इसमें 2 रुपये ज्यादा लग रहा है। अच्छा, वो 2 रुपये और 1 रुपये जो देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो शाम को जैसे वो ऑफिस से नीचे उतरेंगे और 200 रुपये का नाश्ता कर लेंगे, 500 रुपये नाश्ता कर लेंगे। वो अब समझिए 1 रुपये सबसे, मतलब मैं इम्पोर्टेंट किसी पर्टिकुलर उनको मतलब ब्रोकरेज का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और सबसे महंगा जो ब्रोकरेज है, हाँ, उसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट है, सबसे ज्यादा क्लाइंट है। अब आप समझिए क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज का जो बेंचमार्क है ना, उनने एकदम टॉप में सेट करके रखा हुआ है। एग्जैक्टली, सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहे हैं कि लोग सेटिस्फाइड हैं। आप समझिए कि आपका टाइम पे सौदा एग्जीक्यूट हो रहा है, टाइम पे लग रहा है, चीजें हो रही हैं, कॉल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, सब चीजें हो रही हैं। तो 1 रुपए 2 रुपए के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रोकिंग फर्म भी हैं जहाँ पे आप सौदा लगाते हैं और जब एग्जिट करने की बारी आती है ना, जब आपको लग रहा है कि अरे हैंग हो जाता है सर, हैंग हो गया, हो ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रहा है सौदा, हैंग हो जाता है सर। उसके बाद ब्रोकर के यहाँ फोन लगाओ तो वो कहते हैं वेटिंग में है दूसरे कस्टमर के साथ। सर जब तक हमको लॉस हो चुका है, फिर हम वो फोन उठाते हैं, फिर हम मेरे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, अपना कस्टमर आईडी बताइए। जी सर, ये वो बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, रजिस्टर्ड मेल आईडी बताइए, अब बताइए क्या काम है। सर मेरा वो सौदा एग्जीक्यूट किया हुआ था, पोजीशन काटी थी, पोजीशन कटी नहीं है सर, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। क्या मैं आपको होल्ड कर सकता हूँ? थोड़ी देर में सही हो जाएगा, अभी आ रहा, थोड़ा देर बाद फोन लगाइए। आपकी पोजीशन, आपका पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, और वो पल्स में हो रही है, सेकंड में हो रही है, वो माइक्रो सेकंड के उस पर माइक्रो सेकंड में हो रही है चीजें। तो इन चीजों को जब आपके पास जब हो जाएगा ना, वो बड़ा नुकसान होगा। तो उन चीजों को ना देखें। सबसे पहले अगर किसी भी ब्रोकिंग फर्म को अगर आप चूज करते हैं तो उनके सर्विसेज को देखें कि वो क्या सर्विस है, क्या फीचर्स है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर आपका सर्विस अच्छा है, चीजें अच्छा, हाँ एक और चीज है, आपकी ब्रोकरेज अगर ज्यादा है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर मेरा ब्रोकरेज कुछ कम करवा दीजिए। ये ब्रोकर के हैंड में भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको कम कर सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको कम भी कर सकते हैं, उनके कुछ बताएंगे कि अब अच्छा ये भी कौन कौन करते हैं मैं बताता हूँ। एक वो होते हैं पर्सन, इन्वेस्टमेंट करने से आज मैंने एक शेयर खरीदा, 6 महीने बाद फिर मैंने दूसरा एक बार शेयर खरीदा, और ये लोग क्या बात करेंगे पता है कि सर मेरा ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग रहा है। अरे आपको किस तरह का ब्रोकरेज लग रहा है, आप तो काम ही नहीं कर रहे हो। अब वो भी नहीं चाहते ना, ब्रोकर भी कर सकते हैं, पर किनको करेंगे, जिनको लग रहा है कि वो डेली बेसिस पे या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर मंथली कितना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेसिकली उसका जो है ना पोर्टफोलियो जो चीजें हैं वो रेवेन्यू अच्छा निकल रहा है, उसका मतलब काम अच्छा कर रहा है, एक अमाउंट लगा रहा है। अब वो अमाउंट ही लगा 100 रुपये रहे हो, उसमें भी ब्रोकरेज का आपको 20 पैसे ज्यादा लग रहा है, 10 पैसे ज्यादा लग रहा है। तो बेसिकली आपको काम जब करोगे, आपको चीजें जब देखो सर बेनिफिट उठाने के लिए आप अगर अच्छा काम करोगे, उनको भी बेनिफिट है कि आप लंबे समय के लिए कर रहे हो, वो ब्रोकरेज अपना कम कर। स्टार्टिंग में सर ब्रोकरेज के पीछे मेरे ख्याल से जाना ही नहीं चाहिए, सर्विसेज पे जाना चाहिए। बहुत नॉमिनल अंतर आता है सर, नॉमिनल आता है, पैसे में अंतर आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो फिर चीजें समझ में आएगी, प्रॉफिट हो रहा है और सर्विसेज अच्छी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से ब्रोकरेज में इतना फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद सर हम अकाउंट को ओपन कराते हैं, सारी प्रोसेस फॉलो होगी जिसमें आपने बताया ही कि पैन कार्ड लगेगा, और आपका अगर कैश में काम करना है तो मुझे तो बाकी इनका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई ब्रोकर आपसे मांगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ही लगता है, हो सकता है कोई मांग ले आपसे कि भाई आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट देना है या फिर जो भी है ना। उसके बाद आप 6 मंथ का स्टेटमेंट हैंड ओवर करते हैं उनको, सारी प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वीडियो केवाईसी भी अभी तक होने लगी है, शायद वीडियो केवाईसी हो रही है, आधार से पैन वेरीफाई हो रही है, आधार से ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन हो गए, सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद उस अकाउंट में आप फंड डालते हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद आप बाय सेल कर सकते हैं। बाय सेल करने का भी अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, उससे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि बाय करने में क्या क्या चीजें होता है, जैसे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। अभी हम ज्यादा नहीं घूमते हैं, एक बेसिक चीजें छोटा सा डिफरेंस समझते हैं। सर मार्केट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर बहुत तरह का होता है, बेसिकली बहुत तरह मतलब 8-10 तरीके के तो मैं ही बता दूंगा, पर अभी हम लोग उस पर पूरा नहीं घुसते हैं। हम सिंपल से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। सर एक मार्केट ऑर्डर होता है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, इन दोनों को डिफरेंस क्या होता है, क्या हमें समझना चाहिए? मार्केट ऑर्डर मतलब क्या? सर मेरे ख्याल से अभी मुझे लगता है कि यूजर्स ऑर्डर पर ना जाते हुए बाइंग सेलिंग पे कि क्या कैसे खरीदना है और क्या कितना पैसा रखना चाहिए। और एक छोटा सा हमें जो लग रहा है कि इनको बता देना चाहिए, तो मैं उनको समझता हूँ। देखिए सर, आप जब माल खरीदेंगे ना, कोई भी शेयर को बाय सेल करेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए, खरीदेंगे तो खरीदने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आपका रेट अपर चल रहा है, सपोज 70 रुपए चल रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं 70 रुपए नहीं, जब ये 65 जाएगा ना तो मैं बाय करूंगा, तो ये हो गया क्या? लिमिट ऑर्डर। आपने लिमिट सेट हो जाती है, आप लिमिट सेट करना चाहते हो, यहाँ आए तो मुझे मिले, अब वो नीचे भी आए तो मुझे मिले, ऊपर जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि अभी 90 चल रहा है, पर वो 95 अगर क्रॉस कर गया ना, कई लोग ऐसे बात भी करते हैं कि 95 क्रॉस कर गया ना तो वहां से ही ऊपर भागेगा, तो हम क्या लगा देते हैं? लिमिट ऑर्डर 95 के ऊपर का। तो लिमिट ऑर्डर मतलब जहां पे आप रेट खुद से वहां पे देते हो, वो जब रेट आ जाता है मार्केट ऑर्डर में, जब आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, जब आपको शेयर बाय सेल हो जाता है, एग्जीक्यूट हो गया मतलब वो ट्रेड हो गया। दूसरा होता है कि आप इन चीजों को नहीं देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि चलो डायरेक्टली करना चाहिए, मेरे को लिमिट नहीं देखना, जो अभी मार्केट रेट चल रहा है वो बेस्ट है, तो आप वहां पे MM कर दो, मार्केट ऑर्डर कर दो। मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी करंट जो बाजार में मिल रहा है वहां से उठा लो, करंट मार्केट जो भी चल रहा है वहां से आपका माल बाय हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब ये बाय और सेल जो होती है, मतलब ये चीजें, जैसे हमने एक वीडियो बनाया सर, अभी पिछला वीडियो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी मार्केट जो होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, 2 तरह का मार्केट होती है, अब उसको भी जानना जरूरी है। पर अगर मैं अभी डिटेल में जाऊंगा ना सर, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, उसको जो पीछे अभी मैं लिंक वो भी दे दूंगा आपको, ये सारे लिंक आपको जितने भी चीजें हमारी है ना, वो सारे इसी वीडियो के एंड में आपको सारे डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक रहेंगे। आप उस लिंक को एक एक करके सारी चीजें देखिए आप उसको, क्योंकि डिटेल में उनकी बात किया हूँ, और आगे अभी कंटिन्यूसली आता रहेगा ये हमारी वीडियो। तो चलो, ट्रेड तो आपको समझ में आ गया, बाय सेल वगैरह कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं सर इसको, जैसे अभी मुझे ट्रेडर और अपने इन्वेस्टर का जो बोला ना,
सर उसको थोड़ा सा ना एक समरी में थोड़ा बता दीजिए कि वो ट्रेडर को मतलब किस तरह का ज़्यादा होना चाहिए, किन चीज़ों ध्यान देना चाहिए, किन किन न्यूज़ पे इम्पैक्ट होना चाहिए, या फिर जैसे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सर इन्वेस्टर के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है होते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, उसके रेशियो एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपन कोर्सेज जब आएंगे, जब अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, वो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, मतलब कि कंपनी का के विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी कहाँ पहुंचने वाली है। पहला तो ये, दूसरा ये कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है। अभी अपन ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां दें, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ईवी सेक्टर फ्यूचर बहुत अच्छा है ना, हाइड्रोक्स फ्यूचर बहुत अच्छा है, आईटी का सेक्टर बहुत अच्छा है ना। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब कोई कंपनी है वो 2G में काम करती है। अगर आप समझिए वो 2G में काम कर रही है और हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब वहां तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि उस कंपनी का फ्यूचर नहीं है। इसलिए कंपनी के फंडामेंटल इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन, कौन सी अथॉरिटी बैठी हुई है। बिल्कुल, मतलब अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में है तो बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं भाई, IRD के रेगुलेशंस लगे हैं। बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनियां हैं तो उनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उसके ग्रोथ की क्या प्रोस्पेक्ट है, उनके ग्रोथ के कहाँ तक बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे देखनी चाहिए। बेसिकली उनको आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो देखो रिसर्च 3 तरह का बेसिकली होता है, एक फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है और सेंटिमेंटल होता है। इसको हम समझते हैं। फंडामेंटल जैसे अभी सर ने बताया ना, फंडामेंटल उसके कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, जो भी, चाहे उसका बैलेंस शीट हो, AGM हो, कोई भी मीटिंग्स होने वाली हो, नया प्रोजेक्ट आने वाला हो, पुराने प्रोजेक्ट में कोई चीज़ें दिक्कत आ रही हो, या कुछ भी तरह, तो कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है ना, ऐसे न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करते हैं उसके प्राइस पे। तो ये होता है फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं। उसके बैलेंस शीट देखना है, AGM कब आ रही है, नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि नहीं ला रही है, सालों से वही काम चल रहा है, उसका विजन क्या, जैसे आपने बताया। तो ये फंडामेंटल हो गया। टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी क्या होता है सर कि बहुत समय से, मतलब आप ना सालों से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। लोगों के सेंटीमेंट, लोगों ने जिस ट्रेंड पे लोगों ने काम किया है बाजार में, कुछ टेक्निकली रिसर्चर्स आए हमारे पुराने और उनने कुछ पैटर्न बताए, बहुत सारे रिसर्च स्टडीज पब्लिश की, उनके हिसाब से पैटर्न्स बने बाजार में, और ये बताया गया कि ऐसे ऐसे मूव करता है तो ये पैटर्न बन रहा, तो ये पहुंचेगा। प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, मतलब रिसेंटली फ्यूचर, अभी आने वाले 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, वो 50 साल बाद का फ्यूचर नहीं बताएगा टेक्निकल, कि 50 साल बाद मार्केट कहाँ जाने वाला। बिल्कुल, पर फंडामेंटली ये चीज हम बता सकते हैं कि 50 साल बाद कंपनी कहाँ जाने वाली है, क्योंकि मेरे पास 30 साल की ग्रोथ है उसमें। बिल्कुल, मतलब आप उस चीज से समझिए ना कि एक पर्सन है, 30 साल का एज है, 30 साल में उसने बहुत अच्छी एजुकेशन की है, IIT में जॉब कर रहा है, IIT से पढ़ा हुआ है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पैकेज में, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो आप ये बता सकते हैं ना उसको कि भाई ये 50 साल के बाद कहाँ जाएगा, जाने वाली है, क्योंकि इसका फ्यूचर पास्ट बहुत अच्छा रहा है। पर एक पर्सन है जो कि 21 में खड़ा है, अब मैं आपसे पूछूं, उसका कोई बेस नहीं है। उनने ये कहा कि इस कॉलेज से लोग, IIT से पढ़ने वाले एकदम बहुत अच्छे ब्रिलियंट निकलते हैं, बहुत अच्छी नौकरी लगती है। पर मैं पर्टिकुलर उस पर्सन को लेके नहीं बता सकता ना कि इनका फ्यूचर कहाँ है। एग्जैक्टली, ये अंदर आ जाता है सर टेक्निकली फंडामेंटल में। तो जहां पर मैं 30 से 20 साल बाद का प्रोस्पेक्ट बता सकता हूँ वो फंडामेंटली है। यहाँ पर ये कंपनी का डेटा ये है, कंपनी प्रॉफिट। सर इसको ऐसे समझे ना कि बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हाँ, जैसे सर आप ये समझिए टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप कोई फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये पूरे इंडियंस का भरोसा रहता है उस पर। बिल्कुल। तो आप उसको अगर मैं कहूँ कि टाटा को मैं खरीद लेता हूँ कि यार नहीं मैं 50 साल 30 साल के लिए, तो वेल एंड गुड, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कभी धोखा नहीं दिया। सर अब यही चीज अगर मैं पेटीएम के साथ कर दूं, हाँ अभी जिस तरह का न्यूज आया था, कैसा आया था, मतलब 2000 से वो 400 रुपए पहुंच गया। बिल्कुल, तो वो टेक्निकली है, वहाँ टेक्निकल फेल हो सकते हैं, मतलब फंडामेंटल के फेल होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, टेक्निकली ज्यादा फेल हो जाते हैं। तो एक इसके एग्जांपल में बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि गारंटी जो है ना इस मार्केट का, गारंटी मेरे से लेते थे कि गारंटी क्या है इस मार्केट में, क्यों मैं इन्वेस्ट करूं या क्यों मैं ट्रेड करूं, आपको क्या लगता है क्यों मैं इस पे इन्वेस्ट करूं, गारंटी क्या है। तो मैंने उनको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जो मैं फिर से बताता हूं कि जैसे सर आप किसी घर पे जाते हैं, ठीक है, कोई बच्चा है जो वो कुछ पढ़ाई कर रहा था, आपने उसको देखा तो मैथ्स पढ़ रहा था, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, और वो मैथ्स पढ़ रहा था, आपने देखा मैथ्स का क्वेश्चन वो अच्छा सॉल्व कर रहा है।
फिर आपने कुछ अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे मैथ्स का, उसने उसको भी सॉल्व कर दिया। फिर आपने उनके फैमिली परिवार से पूछा कि यार पढ़ने में कैसे है, तो सबने बोला कि यार मैथ्स में तो अच्छा है। अब इसमें हुआ क्या ये मैं बताता हूँ। हुआ ये, एक पर्सन जो भी करंट में प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा था मैथ्स और अच्छा सॉल्व कर रहा था, आपने भी क्वेश्चन पूछा, उसका भी प्रेजेंट उसका सही था। फिर आपने पास्ट उनके फैमिली से पूछा कि इसका पढ़ने में कैसा है, तो सबने उसका पास्ट के बारे में बताया कि इसके रिजल्ट मैथ्स में बहुत अच्छा है। तो आपने प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया कि इसको अच्छे से पढ़ाना है, आगे जाके इंजीनियर बनेगा। आपने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि उसको मैं पढ़ाऊंगा तो इंजीनियर भी बनेगा? बिल्कुल नहीं दे सकते सर। बट प्रोबेबिलिटी है, हाँ बन सकता में अच्छा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इंजीनियर बन सकता है। मतलब ये टेक्निकल है। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसका संभावना कि वो इंजीनियर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पास्ट और प्रेजेंट को हमने देखा। तो किसी भी कंपनी का आप जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं वो इसी बेसिस पे होता है कि हम उसका प्रेजेंट का देख रहे होते हैं कि प्रेजेंट में कैसे काम कर रही है कंपनी, फिर हम उसका पास्ट देखते हैं कि पास्ट कैसे काम कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। चार्ट में जो चार्ट का पैटर्न बनता है ना, इसमें बेसिकली यही होता है कि किस तरह का पैटर्न बना है, पास्ट में ऐसा बनाया था तो ऐसा हुआ था, ऐसा बनाया था ऐसा हुआ, और प्रेजेंट में उसी तरह बना रहा है, मतलब आगे ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया टेक्निकल जो चार्ट है ना, इसमें इसी तरीके से किया जाता है। और ये चार्ट है वो अलग अलग तरीके से पैटर्न बनाते हैं। अब वो पूरा डिटेल में तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, एक चैप्टर ही पूरा वैसा कि एक सब्जेक्ट ही, उसको हम छोड़ देते हैं। पर बेसिकली हम किसी भी चीज का ना प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए फ्यूचर हम प्रिडिक्ट करते हैं, बट श्योरिटी किसी चीज में नहीं होती। जब हम एजुकेशन में श्योरिटी नहीं ले पा रहे हैं अपने ही बच्चे का, खुद के एजुकेशन का नहीं, तो हम किसी चीज की क्या गारंटी? तो इस मार्केट में गारंटी, इस मार्केट में कहीं पे भी नहीं होती है, पर इस मार्केट में तो स्पेशली कहीं को गारंटी वारंटी ऐसी चीजें नहीं होती है। हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मैच हो, बट हम गारंटी नहीं दे सकते। अगर कोई भी एडवाइजर, कोई भी यूट्यूब में अगर आपको इस तरह का गारंटी दे तो सबसे पहली बात वो गलत है। आप उनको बिल्कुल भी ना सुने और उनको बिल्कुल माने तो बिल्कुल नहीं। तो इन चीजों का कभी कुछ होता नहीं है। हाँ तो सर ये अपन कहा थे कि ये इन्वेस्टर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ये सिनेरियो आपका क्लियर होने के बाद अब जो आप फंड लेकर आ रहे हैं, आपको डीमेट अकाउंट में आपका फंड ऐड करना है। हाँ। और वहां से ट्रेडिंग चालू होगी। बिल्कुल। अब ट्रेडिंग कौन से शेयर्स खरीदना है, या तो ये आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर आपने किसी को हायर करके रखा हुआ है तो वो सजेस्ट करेगा, और हमारा सजेशन ये है कि आप खुद स्टडी करें। एग्जैक्टली ना सर, कब तक आप किसी की एडवाइस लेंगे? हाँ मतलब आप खुद स्टडी करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप पैसा आपका, पहला वीडियो आपने देखा होगा, पैसा आपका, गाड़ी आपकी, तो किसी और को ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा समय लगता है और हम बैठे हुए हैं आपको सिखाने के लिए आप कौन से शेयर्स खरीदने। आप 20 साल तक रुक गए अपनी एज का, 5 साल और रुक जाए, 2 साल और रुक जाए, 2 साल और रुक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मार्केट कभी बंद नहीं होगी। और मैं तो 2 साल और उनकी भी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपको केवल और केवल यहाँ पे जो वीडियो देखते जा रहे हैं कंटिन्यू देखते जाइए, अपना ऑब्जर्वेशन रखिए, उसको स्टडी कीजिए और आपको बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। एक बार आप सीख गए ना तो चूज करना आपको आ जाएगा कि कौन सी कंपनी के शेयर को चूज करना चाहिए। तो फिर अब जैसा आप रहे तो फिर ट्रेडिंग पे है, तो आपका सिनेरियो अगर लॉन्ग टर्म का है और इन्वेस्टमेंट का है तो आप शेयर्स खरीद के होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज ये है सर कि अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो अभी पहले तो सिनेरियो नहीं था, अब तो सारी चीजें, आपको म्यूचुअल फंड चाहिए तो भी ब्रोकर के पास है, उसी अकाउंट में बॉन्ड चाहिए तो भी ब्रोकर के पास है, उसी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी चाहिए तो आपको ब्रोकर, आईपीओ चाहिए, एफपीओ चाहिए, ये हो तो भी उसी अकाउंट में है। अब एफपीओ किसी को पता हो नहीं पता हो, पता तो ही आपको एडिशनली कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक ही ऐप में सारी चीजें आपको मिल जाती है। इंश्योरेंस मिल जाती है, इंश्योरेंस मिल जा रहा है, सारे इंश्योरेंस आप वहां पर ले सकते हैं। तो सारी सुविधाएं अब आप एक ही जगह पे हैं, बस सिर्फ अवेयरनेस और आपको खरीदना कौन सा है, इंश्योरेंस लेना कौन सा है, शेयर्स कौन सा खरीदना है, कौन से शेयर्स को आपको खुद से करना पड़ेगा। ये आपको नॉलेज खुद से करना पड़ेगा। हमारे साथ साथ आप स्टडी करेंगे तो मेरे ख्याल से आप 4 से 6 महीने के अंदर आप इतने स्ट्रांग तो हो जाएंगे कि आप खुद चॉइस कर पाएंगे किस शेयर्स में मुझे खरीदना है और किस शेयर को। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो ये गारंटी है कि प्रॉफिट ही देगा, ये करेगा, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पहली बात की माने आप नहीं, ये बात समझिए कि अगर गारंटी नाम की कोई चीज होती तो वो खुद नहीं कर रहा, तो खुद ट्रेड करके जहां पैसे की, आप समझिए सब शेयर बाजार में समंदर है पैसे का, इतना पैसा, अथाह पैसा है, वहां से अगर वो खुद नहीं निकाल पा रहा है, वो कह रहा है कि आप मुझे पैसा दीजिए तो मैं आपको 1 बकेट पैसा निकाल के दूंगा, तो वो जो बकेट से निकलने वाला है आप समझिए 20,000 रुपए आप मेरे चार्जेस दीजिए, मैं आपको 1 लाख का प्रॉफिट दूंगा।
तो भाई अब 1 लाख का प्रॉफिट खुद कमा लो ना, क्यों मुझे 80,000 के लॉस पे जा रहा हूँ? अच्छा, ये बोलने के लिए ना, हाँ, बोलने के लिए एक ऑफिस खोल रखे हैं, इतने एम्प्लॉय रखे हैं, मतलब नहीं करते हो 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो 10, अगर इतना नॉलेज होता 10-15 लाख मार्केट में लगा के 50 करोड़ कमा लेते। तो ऐसा है, तो आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जो अच्छे एडवाइजर भी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को कि वो एडवाइस नहीं दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं नो डाउट, पर हम सेल्फ अगर हम खुद नॉलेज है तो एटलीस्ट हम उनसे क्वेश्चंस तो कर पाए कि आपने ये शेयर सजेस्ट किया तो हम उसको एवेल्युएट कर पाए कि आपने सर टाटा का शेयर खरीदवाया, रिलायंस खरीदवाया, बजाज खरीदवाया, जेलेट खरीदवाया, क्या खरीदवाया, तो भाई मैं देख पाऊँ कि भाई कंपनी कैसी है, क्या कैसा है, मैं खुद रिसर्च कर पाऊँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, उसके भी एक तरीके होते हैं एक्चुअली, वो गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है, वो बहुत सारी चीजें होती है, पर हम उसमें भी घुसने नहीं जाते हैं एडवाइजरी में। हम नॉर्मली समझते हैं कि आपको किसी भी चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज है ना तो आपका भाई इन चीजों में फंसेंगे नहीं, धोखाधड़ी नहीं होगी, गलत नहीं होंगे आपके साथ, आप चीजें समझ पाएंगे कि वो बोल रहा है तो जेन्युइनली क्या बोल रहा है। तो ये चीजें हो गई सर। अभी यहाँ पे आप पैटर्न वगैरह समझ लिए, अभी इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं ये भी डिफ्रेंशिएट कर लिए, चीजें कर लिए। सेगमेंट में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि सेगमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग अलग होते हैं सारे सेगमेंट के, वो दिक्कतें आ सकती है, बट कोई नहीं, उसमें आप चीजें कर सकते हैं टेक्निकली और उसमें फंडामेंटली में कुछ देख लेते हैं सर अपन, टेक्निकली में क्या ऊपर मतलब ओवरव्यू की। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली में सर किस तरह का चीजें हम देखना चाहिए? टेक्निकली में सर कुछ चार्ट हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। हाँ। तो वो जैसे क्या बोला जाए, ट्रेंड लाइन खींचती हैं, ट्रेंड लाइन बना रहे हैं और सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। सर टेक्निकली में सर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, छोड़िए उनको, मैं इतना समझने की कोशिश करता हूँ। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऊपर क्या रहता है, नीचे क्या रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा समझ। सर ये फ्लोर है, ठीक है, समझिए, मतलब मैं सपोज 5th फ्लोर पर खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी बिल्डिंग 10th फ्लोर की है। हाँ। तो ऊपर सर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब मैं फेंक रहा हूँ तो कहाँ तक जा रहा है, अगर सपोज 6th फ्लोर क्रॉस कर गया तो 7th तक जाने की उम्मीद है। हाँ। बैरियर्स लगे हुए हैं, एक पॉलिथीन लगी हुई है, उसको अगर ब्रेक कर दिया 7 तक जा सकता है, 8 तक जा, नीचे जा रहा है तो वो कहाँ सपोर्ट लगा। मीन्स हम ये कहते हैं कि पुराने पैटर्न ये कहता है कि कोई शेयर्स अगर 550 रुपीज चल रहा है, ठीक है, उसका सपोर्ट बन के आ रहा है। सपोर्ट का मतलब पिछले 3 महीने का या 2 महीने का, जो भी आपका स्टडी का चॉइस होगा। इसके फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं कि मैंने एक पैटर्न बनाया कि मैंने कहा कि 550 जो शेयर चल रहा है वो 510 रुपए के सपोर्ट पर है, ठीक है। मींस 510 तक ये जब फ्लक्चुएट होगा रेगुलर मार्केट में, तो ये 510 तक आ सकता है, यहां तक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर ये 510 ब्रेक किया, तो इसको नीचे कोई बेस नहीं है इसका, मतलब ये सेंटिमेंटल बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये नीचे और नीचे आ जाएगा, फिर ये कहा ये 450 तक जाएगा। इसका एक और चीज मैं बताऊं सर, हमने एक वो गेम खेले होंगे मोबाइल में, पहले नोकिया मोबाइल लिया करता था, बाउंस करके होता था, एक बॉल होता था जो ऊपर नीचे से होता रहता था। अब ये है सपोज छत, और ये है जहां पे हम बैठे हैं, ठीक है, ये बीच में बॉल ऊपर नीचे हो रही है, ये शेयर का प्राइस है, ठीक है। अब अगर ये जैसे प्राइस हो रही है बार बार, ये रेसिस्टेंस है हमारे ऊपर का और ये सपोर्ट है। जब भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, जैसे तोड़ेगा तो तोड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगेगा, चीजों को इससे समझ लेते हैं। जब भी तोड़ेगा तो ये बॉल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऑब्वियसली अगर ऊपर वाले को मारा है तो ऊपर भागेगा। तो इसीलिए बोला जाता है जब भी रेसिस्टेंस तोड़ेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ये माना जाता है कि रेसिस्टेंस तोड़ा तो वहां से और ऊपर जाएगा, क्योंकि वो फोर्स है उसके पास, फोर्स है उसके पास, तभी वो तोड़ पाया उसको बार बार ऐसे करके हिट करके, एक बार हिट करके तोड़ दिया तो उसमें फोर्स है तो वो ऊपर जाएगा। और जब भी सपोर्ट तोड़ेगा, सपोर्ट जब भी तोड़ेगा, जैसे छत पे बैठे हम यहाँ पे 5th फ्लोर पे, आपने बताया 5th फ्लोर बैठे हैं, यहाँ से अगर छत टूट गया तो नीचे गिरेंगे, ना कि ऊपर जाएंगे, है ना, तो नीचे गिरेंगे तो वो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जब भी रेसिस्टेंस आपका टूटता है तो मार्केट डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और जब सपोर्ट टूटता है तो डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, जब भी रेसिस्टेंस टूटता है तो वो ऊपर जाने की। हाँ सर, डिटेल में जब टेक्निकल अपन पढ़ेंगे तो मैं इनको चार्ट पैटर्न हम सब लाइव मार्केट पे लाइव में आपको दिखाने चैट मार्केट में क्या होता है। अब अपन आगे बात करते हैं सर फंडामेंटल की। हाँ, तो सर ये फंडामेंटल को हम लोग कैसे क्या समझे, मतलब और अच्छे से डिटेल में अगर जानना चाहें तो? फंडामेंटल में सर कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट देख सकते हैं अपन, बिल्कुल। उसके हर बार एजीएम होने के बाद और कंपनी की वेबसाइटों पे नॉर्मली उनके फाइनेंशियल अकाउंट, उनके लोन कितने चल रहे हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, डिपॉजिट्स कितने हैं, ये सारी चीजें, डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर रही है, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका अर्निंग रेशियो क्या है,
और वो किस बेसिस, कितनी हायरार्की के हिसाब से हाँ, कितना प्रमोट हो रही है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ। कहाँ ऑफिसेस हैं, टर्नओवर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बेस्ट बेसिकली कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस वो पूरा डिटेल में हाँ वो हम देखें तो फंडामेंटली होता है। फंडामेंटली के अंदर उस कंपनी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में क्या चेंजेस हैं, किन किन सेक्टर्स में या मान लो जाए किस विभाग में किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल। जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च की बात आती है पर्टिकुलर उस कंपनी का तो हम उसके फंडामेंटली देख सकते हैं। बिल्कुल, हम उसको फंडामेंटल देखते हैं। अगर हम ये भी कह सकते हैं, हम इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं। कैसे देखते हैं कि अगर कोई कंपनी है ईवी सेक्टर में काम कर रही है तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर, कोई फंडामेंटल न्यूज आती है। जहाँ पे टेक्निकली मतलब हम पुराने रिसर्च बेस पे काम सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, टेक्निकली में कुछ पैटर्न बनाए हुए पैटर्न है। हाँ, वो तो पास्ट का ही बताएगा। फंडामेंटल में तो ऐसा है कि कंपनी मतलब इंडिया गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। सिंपल से इसमें समझे तो ये है कि टेक्निकल रिसर्च आपको ये बताएगा कि पास्ट में कैसा वो ग्राफ बनाया था, वो कभी ये नहीं बताएगा फ्यूचर का ग्राफ कैसा बनेगा, चीजें क्या होगी। हाँ, आप मतलब हाँ थोड़ा आप फंडामेंटल में ये समझ पाओगे फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। हाँ, कंपनी का विजन क्या है, कब आने वाली है, ये सारी नॉलेज आपको फंडामेंटल में मिल जाएगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के पार्ट से, क्योंकि हमारा ओरिजिन भी लंबा होता है, इन्वेस्टमेंट के पार्ट से हम फंडामेंटल पे ही जाएं तो ज्यादा बेस्ट होता है। टेक्निकल तो काम करता है पर नो डाउट, पर फंडामेंटल भी हमको देखना ही पड़ेगा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। तीसरा सर एक और होता है ना, जिसको सेंटिमेंटल, जिसको अनहैपनिंग, जैसे कोई ऐसी चीजें हो जाए, जैसे कि सेंटिमेंटल में सर आप समझिए कि ये होता है कि जब बाजार ना एक्चुअली हमारे बाजार आंकड़ों से नहीं चलता, ये चार्ट जो पैटर्न है या फिर जो टेक्निकली है ना, ये सेंटिमेंटल जो हमारा सेंटिमेंट रहा सब किसी के प्रति नजरिया। अभी जैसे गवर्नमेंट का नजरिया, इलेक्शन हुआ, इसमें अगर किसी ने प्रेडिक्ट किया कि भाई इतनी सीटें आने वाली हैं, इतनी आए, तो मार्केट का हमारा सेंटिमेंट क्या था कि यार नहीं, सब पॉजिटिव थे कि यहाँ जाने वाला है। सपोज हम वो बेंचमार्क नहीं क्रॉस कर पाए या वहाँ एक्चुअली क्या ना वहाँ नहीं पहुँच पाए तो मार्केट डाउनफॉल में चला गया। ये सेंटिमेंट ही थे सर। नहीं, ये सेंटिमेंटल तो थे ही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि सेंटिमेंट ये चीज का था कि इस बार बीजेपी इतने पॉइंट से जीतेगी, ऐसा पब्लिक को लग रहा था। और वो चीजें क्या हुआ कि बीजेपी उस पॉइंट तक नहीं जीत पा रही थी, कांग्रेस बहुत जगह पे लीड कर रही थी। इसकी वजह से लोगों ने ये समझा कि यार ये सेंटिमेंटल चीजें, ऐसा ना हो कि कांग्रेस सरकार बन जाए, ऐसे हो जाए। तो सेंटिमेंट्स वहां से तो सबने बेचना स्टार्ट कर दिया, चीजें खराब हो गई। जिनके पास था वो भी बेचे और जिनके पास नहीं था वो तो और भी बेचे। तो इस वजह से मार्केट नीचे, मतलब अगर ये सिंपल से समझो, अगर बीजेपी जब जीत रही है और अगर कंटिन्यू जीतती है, अगर सुबह से दिखता है कि एकदम कंटिन्यू लीड में है, तो 110% था कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर दिखता है आपको। बिल्कुल दिखता है, जो कि कुछ दिन बाद आपको वापस जब ये 1000 पॉइंट प्लस पे रहता, जो 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट डाउन था, वो 1000 पॉइंट ये जस्ट अपोजिट हुआ होता है। और जो कि वापस हो गया, जैसे पता चला कि वापस ये बीजेपी ही बन रही है, बीजेपी ही सरकार आ रही है, तो वापस देखो ये मार्केट जितना नीचे गया था वापस ऊपर आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, इवन उससे ज्यादा भी आ गया अभी, और आगे भी जा सकता है। तो ये सब जो इनकी वजह से है ना, सेंटिमेंटल है। बहुत सारे ऐसे न्यूज आ जाते हैं जैसे कि अभी वॉर होने वाली है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में। तो सेंटिमेंटल भी बहुत इम्पैक्ट करता है, और इसकी कोई स्ट्रैटेजी वैसी नहीं होती, ये अचानक होता है, चीजें किसी मोमेंट पे होता है। तो ये जो आपके फंडामेंटल टेक्निकल जो रिसर्च है ना, यहाँ पे इनकी रिसर्च खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये तीन जो है ना, ये थंब एक तरह से सबको पिलर है, जिनको तीनों को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। केवल ये नहीं सोच सकते मेरा सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, मैं लोगों को सेंटीमेंट समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी लोग क्या सोचेंगे, तो भी आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो भी अगर बहुत अच्छा नहीं, आपको ओवरऑल तीनों को नॉलेज लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होने के बाद सर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो शेयर्स खरीदने के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है, जिसको हम एक दिन T+1 ट्रांजेक्शन +1 डे अभी हो गया है, पहले 5, 4, 3, 2 और अभी एक दिन का हो गया है। 2 दिन बाद हमारे अकाउंट में आ जाता है, उतना पैसा हमारे खाते में जितना हमने परचेस किया हुआ। अब एक्चुअली वो कैश जो हमारा था वो सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो चुका है, और एक शेयर्स के पार्ट पे वो आके हमारे अकाउंट पे है, जिसको हम कंपनी की ग्रोथ के साथ उसकी हम मतलब रेगुलर उसका प्राइस देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट में लॉस में वो भी हमारे अकाउंट में लाइव अपडेट होता है।
बिल्कुल। फ्यूचर में जब हमको लगता है कि भाई मुझे जरूरत है पैसे की, या मुझे बेचना है, या मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट हम अर्न कर चुके हैं, उसको बेच के हम बाहर होके और डीमेट से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है सर कि डीमेट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों सेपरेट हैं। अगर आपको ये, मुझे 20,000 रुपये मैंने सपोज डीमेट में डाले, मैंने 2,000 रुपये के शेयर्स खरीदे, तो 18,000 रुपये मेरे डीमेट पे रहेगा, वो रखा है उसको। हाँ, जब अभी कुछ रेगुलेशंस ऐसे आ गए हैं कि अगर वो अमाउंट को ब्रोकर आपका कुछ समय के बाद, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, हाँ, कुछ वो टाइम के बाद वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब वो ट्रांसफर भी कर देगा सर। और एक और चीज भी आ रहा है कि जो अमाउंट आपका यूज नहीं हो रहा है ना अभी तक, क्या है ना, उसको डीमेट में एक तरह से ब्रोकर के अकाउंट में है, तो ये ब्रोकर के पास नहीं रख सकता। अब ये अमाउंट रहेगा सेबी के पास। हाँ, ये ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा अच्छा है कि वापस उसमें, अगर सपोज कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जैसे हमारे पास डीमेट में पैसे है, मेरा माइंड सेट है कि कल मैं उठूंगा, अच्छा मार्केट रहा, ये न्यूज आने वाले है, उसका मैं बाय करूंगा। अब जैसे मैं बाय करने में उठा, उसी टाइम पता चला उसने ट्रांसफर कर दिया था मेरा पहले मेरे सेविंग अकाउंट में, तो वो जो सेकंड का ही लगे या 1 मिनट का ही बोलते हैं, पर वो टाइम तो लग रहा है ना कि मैं फिर वापस उसको ऐड करूं, फिर मैं बाय करूं, तब तक मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो सेबी इस पे भी काम कर रही है, न्यूज आ चुकी है, कुछ समय बाद ये लागू भी हो जाएगा कि अब ये डीमेट में जो पैसे होते हैं, डीमेट में पैसे मतलब एक तरह से ब्रोकर के पास पैसे हैं, तो ब्रोकर अपने हैंड पे नहीं रखेगा, वो पैसा सीधा सेबी के पास ही रखी रहेगी, दिखेगा आपके अकाउंट में बट वो रहेगा सेबी के पास। जैसे उसमें सर एक सबसे बड़ा एग्जांपल, जो पहले के बहुत सारी चीजें होंगी, आईपीओ लेते थे। हाँ बिल्कुल, आईपीओ लेते थे ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल समझ सकते हैं। आईपीओ लेते थे, उस पैसे जो हम एप्लीकेशन मनी पे देते थे, उस पैसे का कहीं यूज ही हो जाता था, क्योंकि उसके बीच में ड्यूरेशन होता है, 8-10 दिन का टाइम मिलता है। 8-10 दिन के उस पैसे को कहीं पे यूज करके वापस उसको पैसे अर्न करके या जो भी वापस इसमें डाल दी जाती थी। तो अब ये हो गया कि वहां पे आप नहीं डाल सकते हैं, एएसबीए होता है, एक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, पैसा वहीं रहता है। उस पैसे को गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि एक एएसबीए करके अकाउंट होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एक अकाउंट होता है जो अब आपके पैसे को वो अपने ब्रोकर के पास नहीं जाता है, बैंक में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अकाउंट एक अलग से एक रहता है जिसमें फ्रीज हो जाएगा, अमाउंट फ्रीज हो जाएगा ना पैसा, अगर आपके पास शेयर अलॉट हो जाते हैं तो पैसा डायरेक्ट हो जाता है, नहीं तो फ्रीज हो जाता है, वो फ्रीज रहता है। ना वो बैंक यूज कर पाती है ना ब्रोकर यूज कर पाती है। क्यों? उसमें एक और चीज भी रहता था ना कि अगर पैसे ले लिया, अब 4 दिन बाद अगर सपोज किसी को नहीं अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी को नहीं मिला, या फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, रूल्स ही नहीं कंप्लीट कर पाए, तो उनको पैसे वापस करना है। तो उस बीच में भी बहुत सारी चीजें ट्रांजेक्शन करके इंटरेस्ट पैसे कमा लेते थे, तो अब वो पैसे नहीं कमा पाते। तो सेम वही उसी तरीके से यहाँ पे अब आ गया है। अब यहाँ पे भी ऐसा होगा कि सेबी अपने पास रखेगी, आप उस पैसे को अनयूज नहीं कर सकते, ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि आप उसको कहीं और यूज कर लिए। तो अब क्योंकि बड़े लेवल पे होता है, हमारे पास तो छोटे मोटे अमाउंट हम सोचते हैं, पर ब्रोकर के पास तो एक बड़ा अमाउंट आता है सर, तो वो बड़ा अमाउंट बहुत मैटर कर जाता है। 2 घंटे के लिए भी आप पैसे को मार्केट में यूज करके आप 2 घंटे में बहुत पैसे कमा सकते हो। सर आज अपन ने क्या क्या एक बार समराइज कर देंगे? एक बार बिल्कुल कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक हैरारकी समझने की कोशिश की है कि आपको शेयर मार्केट में अगर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट क्यों जरूरत पड़ती है, कहाँ पैसे लगाते हो, एनएससी क्या होती है, एनएससी बीएससी में कैसे होते हैं, वो कंपनी कौन सी होती है जो अपने पैसे को, अपने शेयर को लिस्टिंग करवाए ताकि पब्लिक उसको खरीद सके, ये भी हमने डिस्कशन किया। तीसरी चीज हमने डिस्कशन किया है कि मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जो हमने थोड़ी डिटेल में जाए, बाकी डिटेल वीडियो उसके पे भी हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। डीमैट के बाद हमने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये समझने की कोशिश किया कि आप ये ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, इस पर हम लोग ज्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि जब तक ये माइंडसेट नहीं है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमने रिसर्च पे बात की कि रिसर्च कैसे होती है, सेगमेंट पे बात किया, सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, शेयर मार्केट कौन कौन से होते हैं, वो हमने बात की। ट्रेडिंग करने का पैटर्न एक हमने डिस्कशन किया कि पैटर्न क्या होते हैं, मतलब ट्रेड ऑर्डर किस तरह से लगते हैं, ऑर्डर पे हमने बात किया। पैटर्न पे भी बात किया हमने, पैटर्न कैसे किस तरह से होते हैं, इंट्राडे होते हैं, पोजिशनल होते हैं, बीटीएसटी, एसटीबीटी, लॉन्ग टर्म, ये सारे हमने बात किया। उसके बाद हमने ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट सारी चीजें सीखें कि इनको सीखने जानने के लिए हमें किन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंट। फंडामेंटल में किन किन चीजों को देखना होता है, उससे क्या हम सीखने को मिलता है, जो टेक्निकल है उस पर क्या होता है, सेंटिमेंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी समझने की कोशिश की है। इसके बाद हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा इन चीजों पे बात करनी चाहिए, और फिर और कुछ लगता है आपको कि ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अब जो वीडियो आएंगे ना, अभी जो आपके इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे, ऑलरेडी हमारे इंडिविजुअल वीडियोस हैं,
और भी वीडियो जब आएंगे अब वो डिटेल में आएंगे, जैसे कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी बात की, या फिर हमने टर्म एक बात किया ऑर्डर का। ऑर्डर कितने तरह का, हमने केवल एक ऑर्डर बताया आपको। ऑर्डर बहुत तरह का होता है, उसको लाइव आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर किसको मैं अलग मानता हूँ, किस तरीके से होता है, सारी चीजें हम लोग लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है सर, फिनिश करते हैं आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देखे हैं। आप इसको इसी तरह से देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सर हमारा एक मकसद क्या है, हम लोग इस वीडियो बना रहे हैं वो एक बार शेयर कर देते हैं कि किसी भी तरीके का हम लोग ट्रेड नहीं देने वाले हैं, ट्रेड फाइनेंस का किसी प्रकार की हम कोई एडवाइस नहीं देने वाले हैं आपको। हम आपको सिर्फ एजुकेट करेंगे। आप और हम मिलकर एक जर्नी पर चल रहे हैं जहाँ पे हमको फाइनेंशियली फ्रीडम नाम का एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियली कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, हम बॉन्ड की बात करेंगे, हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, इवन आपकी लाइफ में पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे, हम क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, हम होम लोन की भी बात करेंगे। हम सारी चीजें जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। हम किसी प्रकार की यहाँ एडवाइस नहीं देने वाले हैं। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।